कक्षा 10 के विज्ञान पढ़ने वाले सभी बच्चों का हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम 16वीं इकाई प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन कैसे किया जाए इसके बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें हमने देखा कि किस तरह जो है संसाधनों का जो प्रबंधन है उसमें जो स्टेक होल्डर होते हैं या जो स्थानीय लोग होते हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ ही सरकार को भी इस क्षेत्र में उनका सहयोग लेना चाहिए। इसी तरह इस क्षेत्र में सरकार ने तमाम आंदोलनों के उपरांत सोचना प्रारंभ किया और तमाम वनों के संरक्षण के उपरांत राष्ट्रीय पुरस्कार जो है उन्होंने शुरू किया, जिसमें एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार होता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। उन्होंने खजराली गांव में खजरी वृक्षों को बचाते हुए अपने को बलिदान कर दिया 363 लोगों के साथ, और उन्हीं की स्मृति में जो खजरी वृक्ष थे उनके बचाने के लिए उन्होंने जो बलिदान किया था उसी की स्मृति में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। इसी तरह जो हिमालय के अल्पाइन क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं अल्पाइन वन, उनमें जो खानाबदोश चरवाहे होते हैं वह उनकी सुरक्षा करते हैं। तो और हमने देखा कि संपोषित प्रबंधन कैसे किया जाए, तो जो स्थानीय लोग हैं उनकी भागीदारी करके हम संपोषित प्रबंधन वनों का कर सकते हैं। इसके लिए हमने यह भी देखा कि अगर स्थानीय लोगों को उसमें भागीदारी नहीं दी जाती है तो उनमें रोष उत्पन्न होता है और उस रोष का जो परिणाम होता है वह किसी न किसी रूप में चिपको आंदोलन या मिदनापुर पश्चिम बंगाल में जो आंदोलन हुआ था इस रूप में हमें दिखाई देता है। तो संसाधनों का संपोषित प्रबंधन भी बहुत ही आवश्यक होता है। आज के क्लास में हम देखेंगे कि जल प्रबंधन क्या होता है और उस पर बांध का निर्माण कैसे किया जाता है, बांध का क्या कार्य होता है, क्या उपयोगिता होती है, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। पहली चीज़ जल प्रबंधन। धरती पर जो भी जीव हैं, सजीव हैं, उनकी सबसे जो पहली आवश्यकता होती है वह जल होता है। अगर जल जो है वह ना हो तो यह जीवन भी संभव नहीं है, यह हम मानते हैं। और यह एक संसाधन के रूप में इस जल का संरक्षण, प्रबंधन और समुचित उपयोग बहुत ही आवश्यक है। भारत में वर्षा जो है वह मानसून पर निर्भर करती है। जब मानसून होता है तभी बारिश होती है। तो वनों के क्षेत्रफल में कमी होने के कारण जैसे जैसे वन कम होते जा रहे हैं उसके कारण वर्षा में भी कमी आती जा रही है। और जब वर्षा में कमी आएगी तो जो भूजल स्तर है, भूजल स्तर मतलब भूमि के भीतर का जो जल है उसके स्तर में कमी आएगी। और जो उद्योग होते हैं, जो घरेलू प्रवाहित प्रदूषक होते हैं, उसके कारण भी जल की उपलब्धता की समस्या जटिल होती जा रही है। तो इस समस्या का निदान कैसे किया जाए इसके बारे में सभी को, पूरे समाज को सोचना होगा। इसके लिए बांधों और जलाशयों के निर्माण के द्वारा जल का उपयोग हम वर्ष भर करते हैं और इसलिए जल का जो प्रबंधन है वह बहुत ही ज़रूरी है। बांधों और जलाशयों का निर्माण ज़रूरी है। किसी भी जल संसाधन का सिंचाई के लिए उपयोग स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। तो जब स्थानीय लोग सिंचाई के लिए जल का उपयोग कर रहे हैं तो जल प्रबंधन में उनकी भी भागीदारी बहुत ही आवश्यक होती है। ब्रिटिश शासन के काल से बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया गया और उन बांधों से नहर निकाली गई और उन नहरों के द्वारा जो सुदूर क्षेत्र हैं जहाँ पे सिंचाई के लिए जल नहीं पहुँच पाता है उन क्षेत्रों में जल पहुँचाया जाने लगा, जिससे जल का जो प्रबंधन है वह स्थानीय लोगों से सरकार के हाथ में चला गया। बांधों का निर्माण हुआ, नहर निकाली गई और नहरों की देख रेख के लिए व्यवस्था बनाने के लिए सरकार ने विभाग बनाए और जो स्थानीय व्यवस्था थी वह धीरे धीरे सरकारी व्यवस्था में के अधीन हो गई। लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक व्यवस्था थी जल प्रबंधन की, जल की, वह थी लगभग 400 वर्ष पूर्व से। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पर नहर सिंचाई की जो स्थानीय प्रणाली है
उसका विकास हुआ था हिमाचल प्रदेश में। और उस व्यवस्था को, जो स्थानीय प्रणाली थी नहर सिंचाई की, उसे कुल्ह कहा जाता है, कुल्ह कहा जाता है। और इसमें झरनों और पहाड़ियों से जो छोटी छोटी नालियाँ हैं उन्हें निकाला जाता है। झरनों पहाड़ियों से छोटी छोटी नालियाँ बनाई जाती हैं और उस जल को निचले गांवों तक पहुंचाया जाता है और इसकी देख रेख स्थानीय लोगों के द्वारा की जाती है। और यही काम जो है उस काम को देखा करते हैं। सरकार द्वारा कुल्ह का अधिग्रहण कर लिया गया। उसके बाद यह व्यवस्था समाप्त हो गई। कुल्ह की जो व्यवस्था थी जिसमें स्थानीय लोग भागीदार होते थे, वह व्यवस्था समाप्त हो गई। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है बांध। बांधों का निर्माण जल प्रबंधन का एक प्रमुख हिस्सा है। बांधों के निर्माण के द्वारा जल का संग्रहण पर्याप्त मात्रा में किया जाता है और इस जल का उपयोग विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों कार्यों के लिए किया जाता है। बांधों से नहरें निकाली जाती हैं और वह नहरें सुदूर क्षेत्रों तक जाती हैं जिसके माध्यम से सिंचाई की जाती है। और इस तरह की जो व्यवस्था है नहरों की, उनका एक प्रमुख उदाहरण है इंदिरा गांधी नहर। यह राजस्थान में बनाई गई है और इससे, इस इंदिरा गांधी नहर से बड़े स्तर पर बहुत बड़े क्षेत्र में हरियाली आ गई है, उस रेगिस्तान में भी। तो जल के समुचित वितरण हेतु उचित प्रबंधन होना बहुत ही आवश्यक होता है। उचित प्रबंधन द्वारा सभी को समान मात्रा में जल उपलब्ध होगा और साथ ही यह भी हम देखेंगे कि जो व्यवस्था है वह भी समान रूप से चलती रहेगी। उचित प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। जब बांधों का निर्माण होता है और उनसे नहरों का निर्माण होता है तो बहुत से गांव नष्ट हो जाते हैं और वह जो वहाँ रहने वाले लोग हैं वह विस्थापित हो जाते हैं। उन विस्थापित होने वाले लोगों की उचित पुनर्वास और मुआवजे की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाती है, जिससे अनेक आंदोलन होते हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्यों ऐसा होता है? उसके कई कारण हैं। बांधों के निर्माण के समय अनेक विरोधों का सामना करना पड़ता है कि जैसे कि गंगा नदी पर बनने वाला जो टिहरी बांध है, इसी तरह नर्मदा नदी पर बनने वाला जो नर्मदा बांध है और उसके विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन भी किया गया। विरोध के जो मुख्य समस्याएं होती हैं उसके निम्न कारण होते हैं। पहली चीज़ जो होती है वह सामाजिक समस्याएं होती हैं। सामाजिक समस्याएं क्या हैं? इसके अंतर्गत बड़ी संख्या में किसानों और आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ता है जब बांधों का निर्माण होता है। और वह विस्थापित तो हो जाते हैं लेकिन उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलता है, इसलिए वह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाते हैं, इसलिए आंदोलन होता है। दूसरी समस्या होती है आर्थिक समस्या। इसमें जनता का बहुत अधिक धन भी व्यय होता है, जबकि लाभ सब सरकार के हिस्से आ जाता है या ठेकेदारों के हिस्से चला जाता है। तो इससे जनता की हानि तो जनता की होती है, लेकिन लाभ जो है वह उन्हें उस अनुपात में नहीं मिल पाता है। इसलिए भी लोग इन बांधों के निर्माण का, जल के प्रबंधन का विरोध स्थानीय लोग करते हैं। पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। पर्यावरणीय समस्याएं किस तरह? पारिस्थितिक तंत्र जो हमारा है उसमें अनेक तरह के वन और सजीव शामिल होते हैं। तो बांधों का जब निर्माण होता है उस निर्माण के समय पर बहुत बड़े स्तर पर वनों और जैव विविधता का विनाश होता है। यह भी, इससे जैविक असंतुलन उत्पन्न होता है। यह भी एक प्रमुख समस्या बांधों के निर्माण में होती है। लेकिन फिर भी अगर हम उसका समुचित प्रबंधन करें तो बांधों का निर्माण हमारे लिए लाभदायक होता है। लेकिन स्थानीय लोग विरोध करते हैं और उस विरोध के क्या कारण होते हैं यह हमने देखा। तो यह थी आज की क्लास जिसमें हमने जल प्रबंधन के बारे में पढ़ा और बांधों के निर्माण लाभ और उनके निर्माण में क्या समस्याएं आती हैं, क्यों आती हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कोई भी डाउट अगर इस क्लास से संबंधित है तो आप फ़ोन करके कमेंट करके क्लियर करें। बाकी घर पे रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।